नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। प्रश्नावली 1.1 से पहले 4 एग्जाम्पल्स हैं, उनके वीडियोज़ हैं वो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे और उसके लिए हम इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वीडियोज़ व्यू कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इस प्रश्न में हमें 3 पॉइंट उपलब्ध करवाए गए हैं। पहला पॉइंट है 135 और 225। दूसरे पॉइंट में 196 और 38,220। पॉइंट नंबर 3 867 और 255। एक बार फिर से देख लीजिए कि अपना क्वेश्चन उसमें हमें क्या पूछा गया है, कौन सी विधि का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो इतनी बात तो हम समझ रहे हैं कि HCF ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब ये चीज़ है अपन एग्जाम्पल नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जा कर के उस वीडियोज़ को प्रश्नावली 1.1 के लिए अध्याय जो है इसमें पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है उसको वॉच कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। इसमें दोनों संख्याओं को पहले अपन लिख लेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद स्टेप वाइज हम प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। पहली जो स्टेप है उसमें क्या लिखना है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है। तो बड़ी संख्या लिख दो, बराबर का साइन लगा दो, फिर छोटी संख्या लिख दो। अब 225 में 135 का हमें भाग लगाना है। तो भाग इस प्रकार से लगा सकते हैं अपन, 225 में 135 का भाग। अब देखो 135 का पहाड़ा अपने को नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सीधी सीधी बात करूं, 135 का पहाड़ा एक बार बोलने पर तो 135 आता ही है। यदि अपन 2 बार बोलें तो क्या आता है, यह है 135। पहले 100 की बात कर लो, 135 का मतलब 100 और 35, तो 100 का डबल होता है 200 और 35 का डबल होता है 70। इसका मतलब 135 को 2 बार बोलने पर 270 आएगा, तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा इससे, इसलिए भाग एक बार ही जाएगा और यहाँ लिखेंगे 135 और इसको आप घटा लीजिए। तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 9। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, करना क्या है, यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे। अभी अभी जो भागफल प्राप्त हुआ वो यहाँ लिखेंगे और शेष फल लिखने से पहले प्लस का चिन्ह आएगा, फिर ये लिखेंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते जाएंगे जब तक हमें शेष फल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो अभी अगली प्रक्रिया जो है, अगली स्टेप है
उसमें कौन सी संख्याओं को काम में लेना है। ये जो बराबर का साइन आ रहा है, इसकी ये अपनी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में पहली संख्या और लास्ट की संख्या को अगली स्टेप में यूज किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, फिर छोटी संख्या लिखेंगे 90। अब 135 में 90 का भाग लगाना है, तो यहीं अपन भाग लगा लेते हैं। ये 135, 90 का भाग यहाँ लगाए। अब देखो 90 का जो डबल होता है वो होता है 180, अपन लगभग जानते हैं। तो इसका मतलब है 90 का पहाड़ा यदि 2 बार बोला जाए तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा ना, और किसी को पहाड़ा नहीं आता है 90 का, तो अपन 90 का पहाड़ा किस प्रकार लिख सकते हैं। ये लो, एक बार 0 को आप लिखेंगे नहीं, 9 का पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है, और 0 इसके आगे ऐसे लिखेंगे, ये 90 का पहाड़ा तैयार हो गया। अब एक बार बोलने पर 90 आता है, 2 बार बोलने पर 180 आता है, वो तो ज़्यादा जा रहा है ना, तो इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 90 और इसको घटाएंगे तो यहाँ बच गया 45, ठीक है। फिर वही बात है, भागफल को लिखने से पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये जो शेष फल आ रहा है उसके पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगली स्टेप थर्ड, इसमें ये पहली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या काम में लेंगे। तो बड़ी संख्या 90 पहले लिखा और छोटी संख्या को बाद में लिखा। अब क्या करना अपने को, ये जो 90 है, 90 में भाग लगाना किसका, 45 का। तो देखिए ये 90 और 45 का भाग लगाएंगे, तो 45 का पहाड़ा जब हम बनाते हैं तो हम बना लेंगे जोड़ जोड़ करके। 45 में 45 और जोड़ दीजिए आप, 90 हो जाएगा। आगे और बढ़ाना है तो और बन जाएगा, लेकिन अपना 90 आ रहा है और यहाँ पे 90 लिखा हुआ, तो अपना काम चल गया ना। तो ये 1 बार है, ये 2 बार, इसका मतलब 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। ये 0 बच गया, अपना शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी अभी यहाँ। तो भागफल जो आया है उसके पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे प्लस है, फिर लिखेंगे शेषफल। पहले एक बात नोट कर लीजिए, अंत में आपने किसका भाग लगाया है, 45 का, तो इसको बोलते हैं अंतिम भाजक। अंतिम भाजक, और जो आपका अंतिम भाजक है 45, यही आपका क्या है, HCF। HCF बराबर 45। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बखूबी समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, एक निश्चित प्रक्रिया से अपने को गुजरना है और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले पॉइंट के लिए आपको HCF प्राप्त हो गया 45, ठीक है। अब अपन पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें आप देखेंगे कि अपने को 2 संख्याएं दी गई है। एक तो 196 और दूसरी संख्या 38,220। इसमें पहली स्टेप फर्स्ट, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे 38,220 बराबर, फिर छोटी संख्या 38,220 में भाग लगाना है। 38,220 में भाग लगाना किसका, 196 का। अब 196 का पहाड़ा अपने को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। 196 जो है उसमें 196 और जोड़ दो, इसमें 196 जोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा। अब इसमें 196 और जोड़ दो, इसमें 392 में, तो ये 8 है और यहाँ पर हो जाएगा 588। फिर यदि इसमें 196 और जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 5 और 1 6 रहेगा, वहाँ से हासिल लगेगी 7। तो इस प्रकार से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है अपना काम इतने में ही चल जाए। तो देखिए ये 382 है, यहाँ पर 3 अंक है, इसका मतलब कम से कम 3 अंक तो लेने पड़ेंगे अपने को ये। तो ये देखो 392 है, ये ज़्यादा चला गया 382, इसका मतलब 2 बार भाग नहीं जाए, 1 बार ही जाएगा। तो यहाँ लिख दो सीधा 1 और यहाँ लिखेंगे 196।
अब घटा लीजिए, यहाँ बच गया 6, यहाँ फिर बच गया 8 और यहाँ बच गया 1। ये जो अगले अंक है, इस अगले अंक को अपन उतारेंगे, यहाँ नोट करेंगे। अब देखो ये 1862 आ रहा है, तो अपन एक सीधा अंदाजा बताऊँ मैं, जैसे कोई भी पहाड़ा है और पहाड़े में एक चीज़ अपने को सभी विद्यार्थियों को आती है कि किसी भी पहाड़े को एक बार बोलने पर कितना आता है, ये कोई भी विद्यार्थी नहीं बोल सकता। मान लीजिए कोई बोले भाई 289 का पहाड़ा बोलो एक बार, कितना आएगा, बोल 289 एक 289। अब बीच में चाहे गफला कर दें हम, और लास्ट में भी हमें पता है कि 289 का यदि पहाड़ा 10 बार बोला जाए तो कितना आएगा, 289 के आगे एक शून्य लगा दो, कहने का मतलब 10 से गुणा हो गया, पता चल गया। तो ये जो 196 है, यदि अपन इसको 10 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये भी मिलेगा अपने को 1960। यहाँ पर कितना है ये 1862, तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा ना, इसका मतलब 10 बार बोलने पर ज़्यादा जा रहा है, तो ये बात कन्फर्म है कि एक बार कम कर दो, 9 बार भाग जाएगा। कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ 9 लिख दो और इस 9 को 196 से गुणा करके लिख दो यहाँ, तो 6 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 54 आएगा, हासिल 5 हो जाएंगे। फिर 9 को पहाड़ा 9 बार बोले 81 और 5 वो हासिल 86 हो गया। इसके बाद हासिल 8 हो जाएगी, 9 को अपन 9 से 1 से गुणा करेंगे 9 और 8 हासिल, ये 1764 आ जाएगा कुल मिला के। मैंने किया क्या है, 196 को 9 से मल्टीप्लाई किया है और इसको इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1764। ये चीज़ मैंने यहाँ नोट की है। अब आप घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 15 हो जाएंगे, फिर 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, ये 98 बच गया। ठीक है, अभी अपने पास में आगे एक अंक और बचा हुआ है, तो ये अपन फिर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो भाग जा रहा है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हो कि बाकी वाले प्रश्नों में तो आप एक बार भाग लगा के बंद कर रहे थे, इसमें तो आप आगे बढ़ रहे हैं। भाई वहाँ पर भाग जा ही नहीं रहा था, इसमें तो भाग आगे बढ़ रहा है, तो जब तक इसमें भाग जा रहा है तब तक भाग लगाते जाओ। ठीक है, तो अब हमें ये 980 है, इसमें भाग लगाएंगे 196 का। देखो 196 का पहाड़ा हम यहाँ बना रहे थे, यदि आगे और बढ़ाना चाहो तो इसमें फिर 196 जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 6 10, हासिल 1 हो जाएगी 8 9 17 और 1 18, 7 और 1 8 1 हासिल 9। ये लो पूरा 980 मिल गया। देखो कितनी बार बोले, 1 2 3 4 5 बार बोलने पर यहाँ लिख दो, ये लीजिए 5 लिख दिया, यहाँ 980, शेषफल 0। अब देखो शेषफल भी 0 आ गया, इसका मतलब ये प्रक्रिया भी अपनी समाप्त हो जाएगी, यहाँ अपना प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट अपने को मिल गया है। तो देखो अपना भागफल कितना है 195, ठीक है, और शेषफल कितना आ गया 0। तो भागफल के पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे और शेषफल के पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहली ही स्टेप में इसका रिजल्ट हमें मिल गया। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, पता नहीं कितनी स्टेपें बनेंगी। अब आपने देखा कि घबराने से काम नहीं चलता है, आप उस प्रक्रिया से गुजरिए। हो सकता है कि वो आप जितना उसको आप गंभीर लेके चल रहे हैं उतना गंभीर हो ही नहीं। आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी पहली स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। अब अपने को इसमें शेषफल जब 0 प्राप्त हो जाता है तो अपना काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ अपन लिखेंगे अंतिम भाजक। अंतिम भाजक का मतलब ये हुआ कि जब आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ था, उस स्थिति में अंत में आपने किसका भाग लगाया था, तो अपना तो यहीं पे समाप्त हो गया था, तो हमने भाग किसका लगाया था, इसका। और ऐसे याद नहीं आता तो इसको ऐसे बोल दो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपका विभाजन एल्गोरिथम वाला जो अपना फॉर्मेट है वही है। तो भाज्य बराबर भाजक, ये रहा भाजक, तो यहाँ लिख दो 196, और यही आपका कौन है, HCF। डियर स्टूडेंट्स, आप निश्चित रूप से ये बात क्लियर कर पाए होंगे कि HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज़्यादा कठिन नहीं है। आप बिल्कुल सिंपली वे में इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 3 में 2 संख्याएं कौन कौन सी है, एक बार आप लिख लीजिए, 867 और 255। ठीक है, पहली जो स्टेप है, स्टेप जो फर्स्ट है, उसमें क्या करते हैं हम, बड़ी जो संख्या उसको पहले लिखते हैं, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर छोटी संख्या।
आगे क्या करना होता है, भाग लगाना होता है। बड़ी संख्या उसको यहाँ लिख दो और छोटी संख्या को यहाँ लिख दो। अब 255 का भाग लगाना अपने को 867 में, ठीक है। तो अब 255 का अपने को पहाड़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो 255 का पहाड़ा मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ आपको, हम जोड़ जोड़ के बना लेंगे। 255 में 255 जोड़ दो। इसका सीधा तरीका बताऊँ, देखो 255 को एक बार आप 250 अलग कर लो, 5 अलग कर लो। 255 को ऐसे समझ लीजिए 250 प्लस 5। अब यदि 2 बार बोलेंगे तो एक तो इसका डबल कर दो, अब 250 का डबल होता है 500, और 5 का डबल कितना होता है 10, तो इसका डबल 500 और इसका डबल 10, तो 500 और 10 को यदि जोड़ देंगे तो 510 होगा कि नहीं होगा, ये लो 2 बार हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, पहली वाली संख्या को, तो ये 5 या 6 या 7, फिर इसमें इस पहली वाली संख्या को फिर जोड़ दो, या 10, 6, 5, 11, एक उसकी हासिल हो जाएगी 0, 7, 2, 9 और 1 10। यहाँ एक बार आप इसको सही तरीके से लिखेंगे, देखो 5 और 5 ये हो गया 10, 6 और 5 11 हो गए, एक उसकी हासिल ये 12, 7 और 2 9 और एक हासिल ये 1020 है, ठीक है, 1020 है। अब देखो हो सकता है अपना इतने से काम चल जाएगा। पहले आप देखिए ये एक बार है, 867 जो है वो ज़्यादा है, ये अभी भी ये कम ही है, ये 765 ये भी कम है, ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब 4 बार तो भाग जाएगा नहीं, 3 बार भाग जा सकता, तो यहाँ 3 लिख दो। और ये जो 765 है वो यहाँ लिखेंगे, घटा दो, यहाँ 2 बच गया, ये 0, 8 में 7 घटाएंगे 1, 102। अब देखो आगे कोई अंक ही नहीं है तो भाग तो जा ही नहीं रहा आगे, और शेषफल भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो देखिए जितना भागफल आया उसको गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, प्लस शेषफल जो आ रहा है उसको अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब कौन सी संख्या अपने को अगली स्टेप में काम में लेनी है, ये पहली संख्या और यहाँ ये लास्ट वाली संख्या। तो स्टेप सेकंड जो है उसमें बड़ी संख्या 225 को पहले लिख दो, फिर बराबर छोटी संख्या लिख दो। अब आप समझ रहे होंगे कि 225 में 102 का भाग लगाते हैं, तो देखिए भाग लगाते हैं, ये आपका 225 102। अब 102 का पहाड़ा बनाना है, 102 का पहाड़ा बन जाएगा भाई। 102 को आप ऐसे समझ लो 100 प्लस 2, ठीक है, तो 100 का डबल 200 होता है, 2 का डबल होता है 4। अब यदि 200 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 204। क्या किया मैंने, इसका डबल कर दिया 200, 2 का डबल कर दिया 4, ये हो गया 204 2 बार। इसमें फिर जोड़ दो इसको, तो ये हो जाएगा 6, 0 हो गया, और ये 3, 306। अपना देखो संख्या वो इससे 306 से छोटी आ रही है, तो अपना काम यहीं तक चल जाएगा, पूरा पहाड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये 102 है, ये कम है, 204 भी कम है, तो इसका 2 बार भाग जाएगा। ये जो संख्या ये इससे 225 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसका 3 बार भाग नहीं जाएगा, 2 बार ही भाग जाएगा, अपना काम चल जाएगा। 2 बार भाग जाएगा, यहाँ लिखेंगे 204, घटाएंगे तो यहाँ बच गया अपने पास में 21। अब फिर भाग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, जितनी बार भाग गया अपन अर्थात भागफल जितना है उसको हम गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे, प्लस, और ये आपका शेषफल। इसके बाद फिर अपने को अगले स्टेप में चलना है, स्टेप थर्ड। तो यहाँ इनमें ये बड़ी, यहाँ पहली वाली संख्या लास्ट वाली संख्या काम में लेनी है, तो 102 बराबर 21। तो अब अपने को 102 में 21 का भाग लगाना है। अब 21 का पहाड़ा आप जोड़ जोड़ के बना लेना, ये लो 5 बार बोलने पर 105 आता है, तो 105 तो इससे ज़्यादा है ना, इसका मतलब 5 बार भाग नहीं जाएगा, अपना 4 बार, 1 2 3 4 बार ही भाग जाएगा, तो ये हो गया 84। घटा लो, 12 में से 4 जाएंगे, ये 8 बच गए, और यहाँ उधार लेने के बाद में 1 बचेगा, 9 बचेंगे, 9 में से 8 घटाएंगे, फिर 1 बच गए, ये 18 हो गया। आगे भाग फिर नहीं जा रहा है, तो अपना जो भागफल आया लिख दो। याद रखना विद्यार्थियों, ये बात पहले क्लियर कर लो कि जो भी भागफल आएगा उसके पहले गुणा का चिन्ह लगाना है, और शेषफल के पहले प्लस का चिन्ह लगाना है। तो शेषफल अपना 18 आ रहा है, ये हो गया
अब अगली स्टेप में ये पहली संख्या रही, लास्ट वाली संख्या काम आएगी। स्टेप फोर्थ 21 बराबर 18। अब धीरे धीरे संख्याएं छोटी होती जा रही हैं, अब ज़्यादा बड़े पहाड़े याद नहीं करने पड़ेंगे अपने को। 21 में 18 का भाग लगाना है। ये लो 18 का पहाड़ा यदि 2 बार बोलते हैं 36 आता है, तो वो तो ज़्यादा चला जाएगा ना, तो एक ही बार भाग जाएगा इसमें। तो आप घटाएंगे, यहाँ 3 बच गया, भाग आगे जा नहीं रहा है। तो अपना जो भागफल आया वो यहाँ लिखेंगे, प्लस फिर शेषफल लिखेंगे। अभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ ना, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। तो ये 18 और ये 3। स्टेप फिफ्थ 18 बराबर 3, और अब की बार 18 में 3 का भाग लगाना। अब 3 का पहाड़ा यदि अपन 6 बार बोलते हैं तो 18 आता है, इसका मतलब 6 बार भाग जाएगा, और ये 0। अब की बार अपना काम बन चुका है, ठीक है ना, काम हो गया अपना, क्योंकि शेषफल 0 आ गए, हम यही चाह रहे थे। तो अभी भागफल आया अपना 6 प्लस शेषफल आया 0। आपने अंत में जब आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है, उस स्थिति में भाग लगाया किसका था? 3 का। इसको बोलते हैं अंतिम भाजक। तो वो चीज़ आप या तो यहाँ से समझ लीजिए या यहाँ समझ लो। शेषफल 0 प्राप्त हो गया, यहाँ से बोलिए आप ऐसे भाज्य बराबर भाजक, तो बताओ भाजक कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये हो गया आपका अंतिम भाजक। अंतिम भाजक, और जो आपका अंतिम भाजक है 3, यही आपका क्या हो गया? HCF। तो आपको HCF कितना मिल गया? 3। तो आपने देखा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो मैंने बहुत ही सिंपल वे में और बिल्कुल ही स्लो स्पीड में बताया है, ताकि एक एक विद्यार्थी को एक एक स्टेप समझ में आ जाए। तो आप यदि युगल विभाजन एल्गोरिथम से HCF याद करना सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार लगातार देखते जाएं, और एक दूसरी बार इसको पॉज करते हुए आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पहला क्वेश्चन है वो अपना आप कंप्लीट हो चुका है, और अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात विद्यार्थियों अपने को ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। गणित में पहले तो किसी भी चीज़ को क्लियर करना बहुत अति आवश्यक है कि ये चीज़ें अपने को कैसे क्या मिलेगी, और उसके बाद में आप नॉर्मल बेस में प्रैक्टिस करते रहें। गणित कोई कठिन चीज़ नहीं है, दुनिया में सबसे आसान चीज़ है गणित। कठिन होती तो अपने अलावा बाकी और किसी को भी नहीं आती, ऐसा तो है ना। तो आप समझ रहे हैं कि बाकी को यदि मैथ्स आ रही है, वो अच्छे से सीख पा रहे हैं, मैथ्स में इंटेलिजेंट है, इसका मतलब हम भी हो सकते हैं। और एक बात बता दूँ आपको, कोई ये ना समझे कि वो तो यार टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, वो तो कर सकता है। जो टैलेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक गॉड गिफ्ट है। अब हो सकता है गॉड गिफ्ट हमें नहीं मिला हो, लेकिन जो दूसरे प्रकार का टैलेंट है उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड टैलेंट। और वो चीज़ है वो अपन अपने अभ्यास से, अपनी प्रैक्टिस से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी है गॉड गिफ्ट से आगे निकल जाता है रिक्वायर्ड टैलेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो आपका प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस टाइप के फॉर्मेट को आप उदाहरण नंबर जो 2 था अपना, वहाँ पर समझ चुके होंगे। हमारा इस प्रश्नावली का जो पहला वीडियो है पार्ट फर्स्ट, उसमें आप एग्जाम्पल नंबर 2 को एक बार पढ़िए, सुनिए ध्यान से, और उसके अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। और यदि आपने वहाँ नहीं भी समझा है, नहीं भी देखा है, तो मैं फिर भी पूरा प्रयास करूँगा, आपको यहाँ पर भी ये बात क्लियर हो जाएगी।
तो करना क्या है अपने को, देखो सबसे पहले अपने को लिखना है माना कोई धनात्मक पूर्णांक। अब अपने को सम विषम नहीं बोलना है, यहां अपने को केवल धनात्मक पूर्णांक लिखना है। सम विषम अपन आगे क्लियर कर रहे हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक। ये लाइन हमने कहां से लिखी है, यहां से। यहां बात हो रही है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब अपने को सम विषम की बात नहीं करनी है, केवल पूर्णांक की बात करनी है। सम विषम अपन आगे जाकर के उसको अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। वो ए लिखना है। अब ये ए ही कैसे मानना है वो चीज मैं आगे बताऊं आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थोड़ा सा यहां लिख दूं मैं। अपने एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ जो ए होता है ये क्या होता है, कोई न कोई पूर्णांक होता है जिसको अपन भाज्य के रूप में काम में लेते हैं। यहाँ ये जो बी है ये भी कोई पूर्णांक है जो भाज्य का काम करता है। ये आपका भागफल होता है, ये शेषफल होता है। तो अपन जो पूर्णांक अपने यहाँ लिखा है वो शुरुआत में ये ए है, तो ए के अकॉर्डिंग ए ही मान लिया हमने। अब चलो देखो बी की बात करें तो ये आपका बी आपको मानना नहीं है। बी की वैल्यू आपको पर्सन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है और वो अपने को पर्सन में मिल जाएगी। देखो यहां थोड़ा सा गौर करेंगे आप, इस क्यू के गुणा में आ रहा है ये बी, ठीक है ना। तो आप अपने देखो क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ आ रहा है देखो। तो यहाँ पर भी क्यू के गुणा में 6 आ रहा है, यहाँ पर भी क्यू के गुणा में 6 आ रहा है, यहाँ पे क्यू के गुणा में 6 आ रहा है। और हमने यहाँ देखा कि क्यू के गुणा में जो आ रहा था वो बी था। इसका मतलब यहाँ इस पर्सन में क्यू के गुणा में जो भी आ रहा है वो बी है, तो बी की वैल्यू हो गई 6। ये कहाँ से मिली अपने को, पर्सन में। बिल्कुल सिंपल बात है। क्यू के गुणा में जो आ रहा है वो लगभग 99.99% आपका क्या है, बी है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर आपने 100% क्यों नहीं बोला। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वहां पर अपन ये जो क्यू के साथ में जो संख्या आ रही है इसको अपन बी ना लेकर के अन्य कोई संख्या लेनी पड़ती है। सभी प्रश्नों में, कुछ एक प्रश्नों में, वो कब होगा वो बता दूंगा मैं आपको। लेकिन सिंपल प्रश्नों में ऐसा ही होता है, क्यू के गुणा में जो आ रहा है वही कौन होगा, बी। अब अपने को एक आर का मान निश्चित करना है विद्यार्थियों। आर का मान निश्चित करना, उसके लिए याद रखना आर का मान हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहां तक जाना है, बी का जितना मान है उससे एक कम। तो आप देख रहे हैं बी का मान कितना है, 6 है, तो एक कम करेंगे तो 5। इसका मतलब 5 तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली लाइन लिखेंगे माना कोई धनात्मक। अब देखो ये लाइन अपन यहां पर्सन से ही सेट कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक है, उसको अपने ए लेना है क्योंकि अपना फॉर्मेट ये था, इसके अकॉर्डिंग ए मान लिया। फिर अपने को ध्यान आएगा जैसे बी चाहिए तो बी की वैल्यू अपने को पर्सन में मिल गई। इसके बाद में अपने को कहीं ना कहीं आर चाहिए। अब कई सोचने बोले क्यू का मान कहाँ से लेना, क्यू लाना नहीं भी, क्यू तो अपने को बनाना है, क्यू की स्टेप ऐसे कैसे रखनी है और वो अपने को यहाँ पर्सन बता रखा है। और आर की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और बी का जितना मान है उससे एक कम तक। तो यहाँ जैसे बी का मान 6 था तो आप 1 2 3 4 5 तक चलेंगे, 0 उसके पहले लिखना ही था। अब आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। अब एल्गोरिथम लिख दीजिए चाहे प्रमेय का लिख लीजिए, इनका जो निष्कर्ष है वो इतना अंतर्विष्ट है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का को सारांश तौर पर एक ही बात समझ सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या था, यहां पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये जो आपने संबंध लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहां केवल बी की वैल्यू रखनी है और बी का मान देखो यहां, बाकी कुछ नहीं करना, केवल बी की वैल्यू। तो बी की जगह 6 लिखेंगे अपन, बी का मान 6 है, बाकी न ए का मान रखना है न क्यू, कहीं क्यू का नहीं, आर, केवल बी का मान रखना है और आप इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब देखो आर के मान अपने पास में 0 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर तो एक बार आर का मान 0 रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब के सब जो अपने को स्टेप मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। तो इसमें आर की जगह आप क्या करेंगे 0, तो यहाँ से स्टार्ट करो, ए बराबर 6Q प्लस आर की जगह ये हो गया 0। तो देखो ये 6Q में 0 को जोड़ेंगे, अब 0 को जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 6Q ही आएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे आर बराबर
1 रखने पर r बराबर 1 रखेंगे। अब ये r बराबर 1 कहाँ रखें, वही समीकरण नंबर 1 में रखना है। r के जितने भी मान रखने अपने को वो सब के सब समीकरण नंबर 1 में ही रखने हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। a बराबर 6q प्लस इस r की जगह 1। ये अज्ञात है और ये ज्ञात और अज्ञात पद आपस में जुड़ेंगे नहीं, इसको केवल इतना ही छोड़ेंगे। अब r बराबर 2 रख दो। r बराबर 2 रखने पर फिर यहाँ से स्टार्ट करो। a बराबर 6q और r की जगह 2, ये भी सरल नहीं करना है। फिर r बराबर 3 रख दो। 3 रखने पर फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। a बराबर 6q प्लस 3, इसको भी सरल नहीं करना है। इसी प्रकार आप आगे r का मान है 4, 5 भी रखेंगे। ठीक है, तो अपन r का मान है 4, 5 रख रहे हैं। अब देखो r बराबर 4 रखने पर फिर समीकरण नंबर 1 में चले जाओ। a बराबर 6q और r की जगह 4 रख दिया। अब r बराबर 5 रखना है। 5 रखने पर अब देखो यहाँ फिर अपन समीकरण नंबर 1 को काम मिलेंगे। a बराबर 6q प्लस r की जगह हम 5 रख रहे हैं। अब अपने को क्या गौर करना, देखो एक बात तो पहले तो ये समझनी है कि ये जो 6q आ रहा है, ठीक है, 6q सम संख्या या विषम संख्या, पहले इसको क्लियर करना है। तो आप 6 के बारे में तो जानते ही हैं कि 6 कैसा है, सम है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि ये 6q सम ही है। अब यदि सम संख्या में 1 जोड़ दें, कोई भी सम संख्या मान लीजिए जैसे 6 है और उसमें 1 जोड़ेंगे 7, तो विषम आएगी ना। तो बताओ ये कैसी संख्या हुई, ये हो गई आपकी विषम। और प्रत्येक विषम संख्या में लगातार जो विषम संख्याएं होते हैं उसमें 2 का अंतर होता है। जैसे आप बोल के देख लीजिए, 1 के बाद में अगली विषम संख्या कौन आती है, 3, फिर उससे अगली विषम संख्या कौन आती है, 5। तो आप ऐसा पद देखो जहां पर 6q के साथ में 3 जुड़ रहा हो, ये जुड़ रहे, तो ये भी आपका क्या हो गया, विषम। ठीक है, और 3 के बाद में कौन आता है विषम में, 5। तो देखो 5 कहाँ रहा, ये रहा, ये आपका ये भी विषम हो गया। ठीक है, विषम अपने को कहाँ मिला, एक विषम अपने को यहां मिल रहा था, ये भी विषम। ये बात क्लियर हो गई होगी कि विषम हमने कैसे पहचाना। मैंने ये कहा था कि जो 6q है वो सम है। सम क्यों है, क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है और 6 सम संख्या होती है। अब कई सोचने बोल सर q का मान थोड़ी पता अपने, कोई बात नहीं, q का मान भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि अपन इस सम संख्या से किसी राशि को गुणा कर दें वो सम हो जाती है। बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि ये सम है। और किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दिया वो विषम है, तो इसका मतलब ये विषम हो गई। अब इससे अगली विषम संख्या कब आती है, 1 के बाद में कौन सी विषम संख्या आती है, 3। इसका मतलब 1 की जगह 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ रहा है, ये भी विषम है। फिर 3 के बाद में कौन आता है, 5, ये भी विषम है। तो आपको पता चल गया विषम कौन है ना। बाकी सम से हमें मतलब नहीं है, बाकी जो भी बच गए वो कौन बच गए, सम बच गए, ये सम है, ये सम संख्या। और ये जो बचा हुआ है ये भी सम है। यहाँ ये जो लिखा है ये भी सम है। अब आपका जो क्वेश्चन क्या था वो मैंने नोट किया था अभी, आपने देखा कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था दर्शाइए की, दर्शाने का मतलब सिद्ध कीजिए। तो हम लगभग काम कर चुके हैं। तो दर्शाइए की, इसके जगह आपको लिखना है अतः। और उसके आगे क्या लिखा हुआ था, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ऐसा ही सिद्ध करना था, ये लाइन लिखनी है। अतः है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। और वो चीज़ अपन यहाँ देख भी चुके हैं। और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रही है ये बात, तो ये मान लो जो आपने किया वो फाइनल है, और जो सिद्ध करना वो 100% करेक्ट बात है। बस केवल दर्शाइए कि इस वर्ड को हटा करके उसकी जगह अतः लिख दीजिए और आपका काम कंप्लीट हो गया। तो सो थैंक यू विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। आज की वीडियो में केवल इतना ही।